नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर वार्ता आज। बुलेट ट्रेन नेटवर्क समेत कई समझौतों की उम्मीद। तुर्कमेनिस्तान में आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। शांति, सुरक्षा और विकास पर होगी बात। कल रखी जाएगी तापी गैस परियोजना की आधारशिला। नेपाल में नए संविधान पर गतिरोध बरकरार। सरकार और मधेशी नेताओं की बातचीत फिर नाकाम। रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं दोनों पक्ष। पेरिस जलवायु सम्मेलन का आखिरी दिन। समझौता मसौदे पर अब तक सहमति नहीं। भारत ने कहा उत्सर्जन और वित्तीय मदद पर लचीला रुख अपनाए विकसित देश। और काबुल के राजनयिक इलाके में तालिबान का हमला। स्पेन के एक पुलिसकर्मी की मौत, कई जख्मी। शांति वार्ता के प्रयासों को लग सकता है झटका। तीन दिन के भारत दौरे पर आए जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज शिखर वार्ता होनी है। इस दौरान दोनों नेता आर्थिक संबंधों, खासकर व्यापार के क्षेत्र में पिछले 1 साल के दौरान लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। साथ ही 98,000 करोड़ रुपए के बुलेट ट्रेन नेटवर्क के निर्माण के सौदे से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे 3 दिन की यात्रा पर कल दिल्ली पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मुलाकात में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें भविष्य में भारत की योजनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें एक बड़ा नेता बताया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने CII, फिक्की और एसोचैम के आयोजित एक समारोह को संबोधित किया। Japan will continuously offer cooperation for the development of India with the governments and private sector working together. Japan and India share basic values, and that is why ensuring closer coordination between the two nations in every field will be critically important for Asia and the world in this century. शनिवार को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी औपचारिक मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के तुर्कमेनिस्तान दौरे का आज दूसरा दिन है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति उर्बांगुली बारदमुखामेदेव आज राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत करेंगे। उपराष्ट्रपति आज शांति, सुरक्षा और विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का आयोजन तुर्कमेनिस्तान की परमानेंट न्यूट्रलिटी के 20 साल पूरे होने पर किया जा रहा है। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति रविवार को तुर्कमेनिस्तान के प्राचीन शहर मुर्री जाएंगे। यहाँ तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत यानी तापी गैस पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। 7.6 अरब डॉलर की ये परियोजना साल 2018 तक पूरी होनी है। इस पाइपलाइन से 30 साल तक हर दिन 90 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस मिलनी है। इसमें से भारत को 38 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस मिलेगी। शुक्रवार शाम तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशगाबाद पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के राजनयिक इलाके शेरपुरा में बीती शाम तालिबान आतंकवादियों ने हमला किया। स्पेन के दूतावास के पास कई गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया। इलाके में लगातार गोलियां चलने और कार बम धमाकों की आवाजें आईं। हमले में स्पेन के एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हुए हैं। इस इलाके में कई विदेशी NGO के कार्यालय भी हैं। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने कहा कि एक विदेशी गेस्ट हाउस निशाने पर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और बंदूकधारियों की तलाश जारी है। इस हफ्ते तालिबान का ये दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले कंधार हवाई अड्डे पर 11 आतंकवादियों ने हमला किया था। इसमें 12 जवानों समेत 50 लोगों की मौत हो गई थी। नए हमलों से तालिबान के साथ शांति वार्ता शुरू करने के अफगान सरकार के प्रयासों को भी धक्का लग सकता है। کرولا دمی ساحه یک موتر انفجار کرده و تقریبا برقای ساحه را ما قطع کردیم. قطعات عملیاتی ما قطعاتی که مخصوص عملیات های شبانه هستند اینا در ساحه حضور پیدا کردیم.
वहीं नेपाल में नए संविधान पर गतिरोध बरकरार है। सरकार और मधेसी फ्रंट के बीच शुक्रवार को दूसरे दिन भी वार्ता नाकाम रही। दोनों पक्ष अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, जबकि मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बैठक में शामिल ही नहीं हुआ। नेपाल कांग्रेस के महासचिव प्रकाश मान सिंह ने कहा कि नेपाली कांग्रेस वार्ता में शामिल नहीं हुई क्योंकि पार्टी ने सरकार, फ्रंट और नेपाली कांग्रेस के बीच त्रिपक्षीय बैठक में शामिल होने से पहले वरिष्ठ मधेसी नेताओं के साथ बातचीत करने को वरीयता दी। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील कोइराला ने तराई मधेस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर के साथ वर्तमान राजनीतिक संकट से जुड़े मुद्दों और गतिरोध दूर करने के विषय पर बातचीत की। मधेसी नए संविधान के तहत अपने पैतृक होमलैंड के विभाजन का विरोध कर रहे हैं। पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। समझौते के मसौदे पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। पेरिस में मौजूद पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि समझौते का रास्ता विकसित देशों के लचीले रुख पर निर्भर करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्सर्जन और वित्तीय मदद पर विकसित देशों के रुख में नरमी नहीं आई है और इससे समझौते की राह में रुकावट आ रही है। मतभेदों को दूर करने के लिए बीती रात अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और प्रकाश जावड़ेकर के बीच मुलाकात भी हुई। पिछले कुछ दिनों में दोनों नेताओं के बीच ये तीसरी मुलाकात है। पर्यावरण मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून से भी मिले। उन्होंने कहा कि नए मसौदे में भारत की चिंताओं को शामिल नहीं किया गया है। उधर सम्मेलन के अध्यक्ष फ्रांस ने कहा कि समझौते को लेकर उम्मीद जताई गई है। Toutes les conditions sont réunies pour obtenir un accord universel ambitieux. Et probablement, les observateurs le reconnaissent, les conditions n'ont jamais été aussi favorables, si je puis dire. बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के अनुसार दिल्ली में अब नई डीजल कारों के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को भी डीजल गाड़ियों को ना खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एनजीटी ने दिल्ली सरकार के सम और विषम फॉर्मूले पर सवाल खड़े किए हैं। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली में अब नई डीजल गाड़ी के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। केंद्र और राज्य सरकार को डीजल गाड़ी नहीं खरीदने के आदेश दिए हैं। बिल्डिंग मटेरियल से होने वाले प्रदूषण पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खुले में रखे बिल्डिंग मटेरियल को अब जब्त कर लिया जाएगा। एनजीटी ने राज्य सरकार के सम और विषम फॉर्मूले पर भी ऐतराज जताया है। तकरीबन 1300 से 1600 रोज नई गाड़ियों का इजाफा हो रहा है दिल्ली की सड़कों पर, और भी जो पुरानी गाड़ियां हैं तो उनको आप फेज आउट कैसे करोगे। उसी पूरी प्रक्रिया के दौरान आज कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी और बाकी सबसे पूछा है कि अपने अपने आप स्टैंड बताओ। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो इस फैसले पर विचार करेगी। किसी भी पक्ष से और किसी का कोई भी ऑब्जर्वेशन और कोई ओपिनियन आती है तो वो स्वागत योग्य है, क्योंकि उन सारे चीजों से ही एक अल्टरनेट बिल्ड होता है और उस तरफ हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे और बढ़ भी रहे हैं। दिल्ली के जो और केंद्र सरकार की गाड़ियों को, सरकारी गाड़ियों को लेकर के उस पर हम विचार करेंगे। उधर विपक्ष ने सम विषम फॉर्मूले पर एनजीटी की टिप्पणी को सही ठहराया है। हमारे फैसले में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। कोई जनता से डायलॉग नहीं खुला, कोई आपने कॉमन प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं रखा जिस पे लोग अपनी बात कह सकें। 1 जनवरी से दिल्ली में निजी गाड़ियों को नंबर प्लेट के आधार पर चलाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने इसके लिए सम और विषम नंबर प्लेट का फॉर्मूला तैयार किया है। अपने इवन आउट फॉर्मूला को लेकर सरकार पहले से ही साफ नहीं है कि अब एनजीटी ने भी सरकार को फटकार लगाते हुए कह दिया कि सरकार कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार करे जिससे ना सिर्फ गाड़ियों की संख्या में कमी आए बल्कि प्रदूषण में भी गिरावट आए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। राज्यसभा में लगातार चौथे दिन भी गतिरोध देखने को मिला। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड के मसले पर विरोध नहीं कर रही। उनके मुताबिक कांग्रेस का विरोध सरकार के रवैये को लेकर है। इस बीच सरकार और उपसभापति पीजे कुरियन ने सोमवार से सदन के सुचारू संचालन की उम्मीद जताई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस का विरोध जारी रहा। कांग्रेस सांसद सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। सभापति और उपसभापति की ओर से कई बार की अपील का भी कोई असर होता नहीं दिखा। इस वजह से दोपहर 3:30 बजे तक सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।
House is adjourned till 2:30 PM. कार्रवाई शुरू होने पर नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने विरोध को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड के मसले पर विरोध नहीं कर रही है। सदन की कार्रवाई न चलने का न हमारा कोर्ट से कोई शिकायत है, न गिला है, और न ही नेशनल हेराल्ड से इसका कोई लेना देना है। बीते सत्र में उठाए गए मुद्दों का जिक्र करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दोहरे रवैये को लेकर विरोध जता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने दल से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। दूसरी विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ जब सरकार को कार्रवाई करनी होती है उस वक्त चर्चा नहीं होती, उस वक्त एक्शन होती है, और जब सत्ताधारी पार्टी के लोगों पर एक्शन की बात आई तो फिर चर्चा की बात करते हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार हर मसले पर चर्चा को तैयार है। इसके साथ ही गतिरोध खत्म करने की कोशिश के तहत उन्होंने विपक्ष से सोमवार से सदन की कार्यवाही सुचारू तौर से चलाने में मदद की अपील की। उपसभापति पीजे कुरियन ने भी ऐसी ही उम्मीद जताई। परसेप्शन बना है तो उस परसेप्शन को ठीक करने का एक ही तरीका है, देर आए दुरुस्त आए। मंडे जो है वो गुड डे हो, मंडे जो है वो वर्किंग डे हो, सोमवार जो है वो शुभवार हो, और सोमवार से हम लोग जो है वो अच्छी तरह से काम शुरू करें। I will appeal to honorable members that Monday onwards let us work, let the government and the opposition sit together discuss and thrash out the issues. इस बीच जेडीयू ने भी सदन नहीं चलने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जेडीयू सांसद शरद यादव ने कहा कि सरकार को विपक्ष से बातचीत के जरिए इसका हल निकालना चाहिए। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में कल फिर असंसदीय टिप्पणी का मामला उठा। कांग्रेस सांसदों ने विरोध जारी रखा। विपक्ष बीजेपी सांसद से माफी की मांग करता रहा, लेकिन जब सरकार और स्पीकर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इन सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लोकसभा की कार्यवाही संसद हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस ने बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सदन में विरोध जाहिर किया। अगर आप उनको सस्पेंड कीजिए, ना वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी पूछिए, नहीं है तो हमको कोई रास्ता नहीं। ऐसे एटीट्यूड से, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। To run the house, why not it is going to be made? Let one apology be made over here. Let the house run smoothly. सरकार की ओर से संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बीजेपी सांसद के आपत्तिजनक बयान को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में सदन को बाधित करना उचित नहीं। आज हमारे माननीय सदस्य के बारे में जो बात कहा गया, आपने निर्णय लिया है, जो कुछ उन्होंने कहा आपने बाहर निकाल दिया है, लेकिन ये एक बहाना बना के सदन की कार्रवाई बाधित करना ये अनुचित है। मांग खारिज होने के बाद विरोध जाहिर करते हुए कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और जेडीयू ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। 23 सदस्यीय समिति की अगुवाई बीजेपी सांसद अनिल माधव दवे करेंगे। समिति बजट सत्र के पहले हफ्ते तक रिपोर्ट सौंपेगी। राज्यसभा में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। सोमवार को विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की थी। इस विधेयक के जरिए 1988 के कानून में बदलाव किया जाना है। विधेयक में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव है। विधेयक में सजा की न्यूनतम अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 3 साल और अधिकतम 5 से बढ़ाकर 7 साल कैद करने जैसे अहम प्रावधान हैं। देश भर में नई कृषि बीमा योजना जल्द लागू की जाएगी। लोकसभा में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि इस योजना को लेकर सरकार की तरफ से समीक्षा पूरी कर ली गई है। सूखे पर चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि नई योजना के तहत किसानों को कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा, साथ ही क्लेम का भुगतान भी आसानी से होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि 2 हेक्टेयर भूमि तक 33% फसल बर्बाद होने पर भी मुआवजा देने का फैसला किया गया है। सरकार ने मार्च 2017 तक सभी किसानों को मृदा हेल्थ कार्ड मुहैया कराने का भी भरोसा दिया। इसके अलावा कृषि उत्पादों के लिए सरकार मई 2017 तक राष्ट्रीय बाजार भी बनाएगी।
इसके अलावा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की समीक्षा के लिए भी समिति बनाने जा रही है। शीघ्र ही प्रीमियम का जो दर है उसको कम करेंगे, उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करेंगे, जल्द से जल्द बीमा दावों का भुगतान के लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, बेहतर प्रशासन और पारदर्शिता हेतु बीमा पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। लेकिन ये राज्य सरकार के माध्यम से ही करना है और जल्दी से जल्दी हम इस नई कृषि बीमा योजना को देश में लाने जा रहे हैं। खबरें जा रही हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज है हमारे साथ होमी मुल्लन। गुज़रे दौर के फिल्मी गानों में परकशन बजाने के जादूगर माने जाते हैं। परकशनिस्ट होता है, उसको सब कुछ साइड रिदम जिसको बोलता है अपना इंडस्ट्री में सब बजाना पड़ता है, तब जाके आप परकशनिस्ट बनते हैं। पंचमदा का ग्रुप जो था ना, सुपर्ब ग्रुप था। वो ग्रुप में काम करने का मजा आता था। मैं हूँ होमी मुल्लन, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। क्या विकासशील देश नैरोबी में अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे? जो हमारा फोकस है सरकार का कि दोहा राउंड में जो हमारी फूड सिक्योरिटी मेनली और एग्रीकल्चर सेक्टर के जो इश्यूज हैं उनको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। हमको हमारी पॉपुलेशन को फीड करनी है, मार्केट प्राइस पूरा देना है, गरीबी में से बाहर निकलना, सुसाइड कम करने। हमको सिर्फ उन चीज़ों पे नज़र रखना चाहिए जिनसे हमारे हित में बात हो। WTO में सिर्फ बातचीत से मामला नहीं बनता, आपको संख्या जुटानी पड़ेगी। US सब्सिडीज का मुद्दा नहीं लाएंगे तब तक ये हमारे जो परमानेंट सोल्यूशन और ये सब है ये कभी मानेंगे नहीं। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। दुनिया का हाल, राजनीति की चाल, बिजनेस की रफ्तार, खेल का धमाल, दिन की शुरुआत खबरों के साथ। देखिए हर रोज सुबह 9 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। गुवाहाटी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जीएसटी को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीएसटी बिल का समर्थन करने के लिए तैयार है, बशर्ते सरकार उनकी 3 मांगे मान ले। उन्होंने असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर कहा कि इस पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष फैसला लेंगे। As far as the stalemate in the parliament is concerned, the impression is being given that we are not interested in the issue of GST. We have clearly said to the government our stance on GST. We have 3 issues on which we differ with them.
and that is as far as GST is concerned. भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव अगले महीने दिल्ली में मिलेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने आज ये संसद में कल जानकारी दी है। पीटीआई के मुताबिक बैठक दिल्ली में होगी। इसमें समग्र वार्ता का खाका तय होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पाकिस्तान यात्रा के दौरान दोनों देशों में इस पर सहमति बनी थी। अजीज ने कहा कि दोनों देश कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा विश्वास बहाली के उपायों पर भी बातचीत होगी। आतंकवाद पर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वार्ता करेंगे। अमेरिका ने भारत को गैस टरबाइन इंजन टेक्नोलॉजी देने पर नियमों में बदलाव किया है। इससे भारत में जेट इंजन के डिजाइन और उत्पादन में मदद मिलेगी। वॉशिंगटन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने ये जानकारी दी है। दोनों नेताओं की बैठक में रक्षा सहयोग और मजबूत करने का फैसला हुआ है। दोनों नेताओं ने रक्षा साजो सामान को साझा उत्पादन में तेजी लाने का फैसला किया है। वहीं भारत ने आईएस से लड़ने के लिए सैन्य कार्रवाई से इनकार किया। India's policy on Middle East has been very same, no changes in that policy. While we share in intelligence, we believe that whatever role India has to play under UN approved any program, we will do it. अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन में बड़ा उछाल आया है। औद्योगिक सूचकांक की विकास दर बढ़कर 5 साल के शीर्ष स्तर 9.8% पर पहुंच गई। पिछले साल अक्टूबर में ये दर -2.7 यानी -2.7% पर थी। वहीं पिछले महीने यानी सितंबर में आईआईपी 3.84% रहा। अक्टूबर में विनिर्माण क्षेत्र ने 10.6% की दर से विकास किया। वहीं खनन और ऊर्जा क्षेत्र का प्रदर्शन भी शानदार रहा। अक्टूबर में त्योहारी सीजन होने से मांग खूब थी और आईआईपी में बड़ी उछाल की वजह ये भी थी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 0.25% तक की बढ़ोतरी कर सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने उम्मीद जताई है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि आरबीआई इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगले हफ्ते बैठक होनी है जिसमें ब्याज दरों पर फैसला होगा। अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो भारतीय बाजारों से कुछ पूंजी बाहर जा सकती है। Looking at the market probabilities, our sense is 70 to 75% probabilities seem to be of the Fed increase. I also think the Fed has prepared the way fairly carefully for an increase. शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरावट का रुख रहा। अमेरिकी फेड रिजर्व की ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका से बाजार में बिकवाली हावी हो गई। एशिया के बाकी बाजार भी दबाव में नजर आए। दिन के कारोबार में सेंसेक्स 25,000 के नीचे फिसल गया। वहीं निफ्टी ने भी 7600 के नीचे गोता लगाया। अंत में सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% तक गिरकर बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 208 अंक की गिरावट के साथ 25,044 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 73 अंक की कमजोरी के साथ 7,610 के स्तर पर बंद हुआ। इस हफ्ते सेंसेक्स में 2.3% और निफ्टी में 2.2% की गिरावट दर्ज की गई है। बात मौसम की करते हैं। कश्मीर में लगातार दूसरे दिन कल भी पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी जारी रही। बर्फबारी जहां एक तरफ सैलानियों को आकर्षित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से मुसाफिरों की परेशानी जरूर बढ़ गई है। बर्फ की सफेद चादर से दूर दूर तक ढके ये पहाड़, बर्फबारी का आनंद उठाते लोग। ये नजारा है कश्मीर के गुलमर्ग का, जहां बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में सैलानियों का पहुंचना जारी है। कि कोई फ्रिज में बंद हो गया बड़े से कि एक सुअर की लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम इसको देखी है। बर्फबारी से जहां स्थानीय लोग काफी खुश हैं, वहीं यातायात बाधित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ जमा होने की वजह से काजीकुंड में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पर खासा असर पड़ा है। बर्फ पड़ी है तो यहाँ 3 घंटे हो गए फंसे हुए और हाईवे बंद है। जब खुलेगा इसका इंतजार कर रहे हैं, जैसे खुलेगा तो निकलेंगे।
मौसम के मिजाज को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों की तरफ पर्यटकों का रुख ज्यादा होगा। वहीं मैदानी इलाकों में ठंड से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबर पर एक नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने कल 2020 विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी। भारत 2020 विश्व कप 2016 की मेजबानी करेगा। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। भारत 19 मार्च को पाकिस्तान के साथ धर्मशाला में खेलेगा। भारत को 8 शहरों में 8 मार्च से 3 अप्रैल के बीच इस विश्व कप के मैच खेले जाएंगे। फाइनल मैच 3 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। भारत की शीर्ष महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल BWF वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। कल मौजूदा चैंपियन चीनी ताइपे की ताइजू यिंग से उन्हें 16-21, 21-18, 21-14 से मात मिली। टूर्नामेंट में साइना का प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा। साइना अपना पहला मुकाबला जापान की नोजोमी ओकुहारा से हार गई थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन वापसी की और विश्व नंबर 1 मारिन को हरा दिया। लेकिन तीसरे और निर्णायक मुकाबले में साइना को यिंग के हाथों हार का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर वार्ता आज। बुलेट ट्रेन नेटवर्क समेत कई समझौतों की उम्मीद। तुर्कमेनिस्तान में आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। शांति, सुरक्षा और विकास पर होगी बात। कल रखी जाएगी तापी गैस परियोजना की आधारशिला। नेपाल में नए संविधान पर गतिरोध बरकरार। सरकार और मधेसी नेताओं की बातचीत फिर नाकाम। रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं दोनों पक्ष। पेरिस जलवायु सम्मेलन का आखिरी दिन। समझौता मसौदे पर अब तक सहमति नहीं। भारत ने कहा उत्सर्जन और वित्तीय मदद पर लचीला रुख अपनाए विकसित देश। काबुल के राजनयिक इलाके में तालिबान का हमला। स्पेन के एक पुलिसकर्मी की मौत, कई जख्मी। शांति वार्ता के प्रयासों को लग सकता है झटका।